Hello students, today we are going to discuss dynamics, that is Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पढ़ने की वजह क्या हुई? वो वजह थी काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स, यानी कि काइनेमेटिक्स। अगर हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, और उसके पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़े, चाहे पोजीशन हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, इन सबके कॉजेस का काइनेमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि काइनेमेटिक्स इसके कॉज के, इसके होने का नहीं बताता कि किस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये फिजिक्स की जान है। अगर आपने अच्छे से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ते थे, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ते थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो था, लेकिन उसका एक पीक लेवल नहीं था, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं था जो हम लोग 11th क्लास में उस लेवल को मेंटेन करते हैं। वो लेवल बनता है बच्चों एप्लीकेशन से। यानी कि इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात तो करेंगे, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, जिससे इसके एक पर्टिकुलर लेवल बनता है जो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, वही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज डायनेमिक्स। ओके, तो डायनेमिक्स बच्चों क्या बताता है? मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन। किसी भी मोशन के कॉज को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं फोर्स से। ठीक है, अगर मोशन हो रहा है तो उसका कॉज क्या हो सकता है बच्चों? फोर्स हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और मूव करती ही जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तभी कोई भी पर्टिकुलर बॉडी मोशन में रह सकती है। ठीक है, ये थ्योरी दी थी एरिस्टो ने। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एरिस्टो फैलेसी। दोबारा से, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस फोर्स इस पर अप्लाइड हो रहा होगा एनी हाउ, तभी वो पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज एरिस्टो फैलेसी। ये आपकी एरिस्टो फैलेसी थी। एरिस्टो ने बताया कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब वो तभी मूव कर सकती है, तभी तक मूव मोशन में हो सकती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यानी कि क्या नेसेसरी था? एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बॉडी को दौड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, तभी एक पर्टिकुलर बॉडी मूव कर सकती है। गॉट इट? अच्छा, अगर मैं फोर्स की बात करूं बच्चों, तो फोर्स सब लोग जानते हो, टेंडेंसी ऑफ पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, पुशिंग और पुलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी। यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अगर ये वेलोसिटी का रीजन क्या है ये पता चल जाए तो इस वेलोसिटी का रीजन होता है बच्चों एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलोसिटी। व्हाई? क्योंकि हमें पता है, मान के चलिए एक पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट पर है, अगर इस पर एक फोर्स लगा तो इसको एक वेलोसिटी मिल गई, एक वेलोसिटी मिल गई। अगर ये फोर्स है, वेलोसिटी मिली, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। अब इसकी प्रोपोज वेलोसिटी क्या हो गई? v, यानी कि वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां हम देखें तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। हम लोगों को पता है चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली फोर्स। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन। फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन के लिए। यानी कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी नहीं आ सकती। गॉट इट? सो देयर विल बी द कंडीशन। अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन करूं एक पर्टिकुलर डायग्राम से, देखें यहां पर ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक, इसके पास मान के चलिए v वेलोसिटी है। ठीक है, v वेलोसिटी है, इसको वैल्यू दे देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा है। अब एक फोर्स हमने लगाया, दिस इज द पुशिंग फोर्स। ठीक है, जब ये पुशिंग फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी क्या 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी या वेरी कर जाएगी? तो आंसर है ऑब्वियसली वेरी कर जाएगी। अगर v वेरी कर जाती है तो चेंज इन v इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। गॉट इट? तो ये F फोर्स इस वेलोसिटी को क्या दे रहा है? एक्सेलरेट कर दे रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है बच्चों? मैग्नीट्यूड कर रहा है। दोबारा से देखें, v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट डायरेक्शन ये आपकी हो गई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब इसने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो क्या वेरी कर रहा है? मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स F इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in magnitude of v vector। तो F is responsible for change in magnitude of v vector, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? F रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड। सो दिस इज द कंडीशन। अब क्या हुआ? एक फोर्स हमने कोई पर्टिकुलर बॉडी चल रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हटा दिया, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यानी कि उसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड अभी भी क्या होगा? चेंज होगा। मान के चलो ये 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में चल रही है, किसी ने सामने से अपोजिट फोर्स लगा दिया तो इसका 3 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज। तो 3 मीटर पर सेकेंड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है? फोर्स डिक्रीज कर रहा है। पहली कंडीशन में मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। तो समझ लीजिएगा फोर्स दोनों तरफ से लग सकता है, फोर्स दोनों तरफ से लग सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगली चीज, फोर्स को तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, हाँ ऐसे भी लगा सकता हूं। तो वहां बात ये आती है, इस कंडीशन में क्या फोर्स हर कंडीशन में लगाया जाए तो मोशन देता है? तो आंसर है नहीं। फोर्स हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन
एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो फोर्स भी द वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी लग रहा है तो इस कंडीशन में आप देखें बॉडी दौड़ेगी नहीं, यानी कि ये फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी को एक डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग कंडीशन आगे चैप्टर में पढ़ने पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी लग रहा है तो वो इस v वेलोसिटी को क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। अब जरा इस फोर्स को देखें, ये फोर्स कैसा है बच्चों? पैरेलल फोर्स है। कैसा फोर्स है? पैरेलल फोर्स है, या बोल सकते हैं दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, Ft, गॉट इट। और एक हो गया आपका फोर्स परपेंडिकुलर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। तो v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पर्टिकुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब फोर्स के पास अपने दो पैरामीटर्स हो गए, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कौन सा चेंज कर रहा है बच्चों? जो कि आपका टेंजेंशियल फोर्स है। डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स क्या दे रहा है? उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन दे रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों कंडीशन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या दे रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। और अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहा हूं तो उसको मैग्नीट्यूड को वो चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो इतनी कंडीशन, इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करो। ओके, हो गया बच्चों। सो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? यहां तक सबके समझ में आ गया? चलिए आगे देखें कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू द फोर्स। एक सरफेस और यहां पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, फोर्स लगा विद एंगल थीटा। तो आपको पता है अगर इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर ये एंगल बनाएगा मेक्स द टू कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जिसके पास थीटा होता है वो डेफिनेटली क्या होता है? कॉस का टर्म होता है, और परपेंडिकुलर आपका साइन का टर्म। तो एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखें ये किसके अलोंग द आई कैप, और ये जो है वो माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, वो फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब यहां पर देखें इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से क्या चेंज होगी या इस फोर्स की वजह से चेंज होगी? तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स की या पैरेलल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? हियर एफ कॉस थीटा इज responsible for change in magnitude of v vector। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा कौन? f cos थीटा। अभी हमने पढ़ा था, सो दिस इज टेंजेंशियल वन। तो f sin थीटा क्या करेगा बच्चों? f sin थीटा
is responsible for change in direction of v vector. चेंज इन डायरेक्शन फॉर v वेक्टर, यानी कि मैं अगर बात करूं तो f sin थीटा जो लग रहा है वो v की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर मैं f cos थीटा की बात करूं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको दे रहा है। ठीक है, आगे देखें। अगर मैं इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं, मान के चलिए दिस इज द ग्राफ, ठीक है, और ये कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, इसके साथ देखें एक एंगल बन रहा है थीटा, तो ये जो बन रहा है वो टेंजेंट होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, F cos थीटा, F cos थीटा, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका F sin थीटा। अगर ग्राफ से देखें तो इस बॉडी को, इस पार्टिकल को F sin थीटा क्या दे रहा है बच्चों, डायरेक्शन, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर लग रहा है यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। F cos थीटा क्या दे रहा है, इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी कि F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन while F sin theta gives the direction, एक पर्टिकुलर बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है, तो इस वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में मूव करना है वो कौन बताएगा बच्चों, F sin थीटा, यानी कि F sin थीटा इसको क्या कर देगा, टर्न दे देगा। देखिए कोई पर्टिकुलर बॉडी इस तरीके से चल रही है, F sin थीटा लगा, F sin थीटा ने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। मान के चलिए ये आपका अर्थ, इसके चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, इसके पास भी मास हो, इसके पास भी मास है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स फोर्स से रिलेटेड है सबको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर न्यू वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। तो दोबारा से, मोशन v वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन की वजह से हो रही है। एक्सेलरेशन की वजह क्या है, फोर्स उसकी वजह है। अगर मैं उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं तो टेंजेंशियल फोर्स उसको क्या दे रहा है, एक एक्सेलरेशन दे रहा है, यानी कि वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। अगर मैं F sin थीटा लगा रहा हूं तो उसको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड फोर्सेस की, कौन कौन से फोर्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। ओके, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको स्टडी करें, यहाँ से फोर्स आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, आप अगली वीडियो में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ रिलेटेड टू द फोर्स। ठीक है।